Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope so that you will be fine and enjoying robust health at your homes. इंग्लिश ग्रामर को डिस्कस करते हुए आज हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्रोनाउंस, और प्रोनाउंस के हवाले से तमाम रूल्स को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और नाउन पर वीडियोस बना चुका हूँ। मेरे YouTube चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंट्री टेस्ट इंग्लिश ग्रामर के नाम से, और उसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 4 वीडियोस जो हैं वो मिलेंगी, और उनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और नाउन इनको बड़े अच्छे से और बड़े कॉम्प्रिहेंसिव वे में एंट्री टेस्ट के हवाले से हमने डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल द लैंग्वेज ग्रूमर से पहले उन वीडियोस को देख लें, तो उसके बाद फिर आपको प्रोनाउंस को समझने में बहुत ही आसानी होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट टॉपिक ऑफ द डे एंड दैट इज प्रोनाउन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि वर्ब एक प्रोनाउन के साथ किस तरह एग्री करता है और कहाँ कहाँ पर हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करना है, कहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करना है, और प्रोनाउंस के जो मुख्तलिफ रूल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एंट्री टेस्ट के हवाले से, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक हमारा है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं कि प्रोनाउंस आर रिप्लेसमेंट वर्ड्स। ये रिप्लेसमेंट वर्ड्स होते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड को ही प्रोनाउन कहा जाता है। इसमें अगर हम इसकी रूट की बात करें तो देखें जी, PRO प्रो से मुराद है इन प्लेस ऑफ, और नाउन जो है वो नेम को कहते हैं। तो इन प्लेस ऑफ नेम, फॉर एग्जांपल अली है एक नाम, तो अली की जगह पर हम ही लिख देते हैं। तो अली नाउन था, लेकिन इस नाउन का प्रोनाउन क्या है? ही। तो नाउन की जगह पर लिखा जाने वाला उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। और प्रोनाउंस जो हैं वो आपके सामने यहाँ पर कुछ मेंशन कर दिए गए हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, वन, ये सारे प्रोनाउंस में ही आते हैं। इनको अच्छे से समझ लें। पर्सनल प्रोनाउंस जिसको पर्सन्स से जाहिर किया जाता है, यानी आई, वी, यू, ही, शी, क्योंकि ये पर्सन्स हैं तो इसलिए इनका नाम पर्सनल प्रोनाउंस रखा हुआ है। पोजेसिव प्रोनाउन कौन से हैं? जो किसी मलकियत को शो करते हैं, किसी पोजेशन को शो करते हैं, किसी चीज़ का मालिक कौन है। फॉर एग्जांपल दिस हाउस इज़ माइन, ये घर मेरा है। तो माइन वर्ड ने हमें ये बताया कि ये इस शख्स की मलकियत है। इसी तरह दिस स्कूल इज़ आवर्स, ये हमारा स्कूल है। तो यहाँ पर आवर्स वर्ड जो है वो इस स्कूल की मलकियत को, बिलोंगिंगनेस को शो कर रहा है कि ये चीज़ किसके साथ ताल्लुक़ रखती है, कौन इस चीज़ का मालिक है। आगे चलते हैं तो हमारे पास आ रहा है जी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम होता है कि ये इंडिकेट करे और ये इशारा करके बताए, और उसके लिए हमारे पास जो प्रोनाउंस हैं वो हैं दिस, दैट, दीज, दोज। दिस करीब की एक चीज़ के लिए, और दैट दूर की एक चीज़ के लिए, और दीज करीब की ज़्यादा चीज़ों के लिए, और दोज दूर की ज़्यादा चीज़ों के लिए। यानी दिस और दैट जो हैं ये सिंगुलर हैं, दीज और दोज जो हैं ये प्लूरल हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउंस, ये सेल्फ वाले प्रोनाउंस होते हैं और ये वापस रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आई को रिफ्लेक्ट करेगा माई सेल्फ, और ही को रिफ्लेक्ट करेगा हिमसेल्फ, और शी को रिफ्लेक्ट करेगा हर सेल्फ। तो ये सेल्फ वाले चूंकि वापस रिफ्लेक्ट करते हैं अपने ही प्रोनाउन के ऊपर, तो इसलिए फिर हम इनको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। या कभी कभार ये इम्फेटिक यानी इम्फसाइज करने के लिए भी सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आई डिड इट माई सेल्फ, कि ये काम मैंने खुद किया है। तो यहाँ पर जो है वो जोर डाला जा रहा है, स्ट्रेस दिया जा रहा है, इम्फसाइज किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है कि भाई किसी और ने नहीं किया, ये काम तो मैंने खुद ही किया है। तो वहाँ पे भी माई सेल्फ फिर इस्तेमाल कर लेते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउंस, ऐसे प्रोनाउंस जो हमें डेफिनिट डिटेल नहीं बताते, जो कि इनडेफिनिट डिटेल बताते हैं। फॉर एग्जांपल सम बॉयज वर देयर, तो अब सम से हमें पता नहीं चल रहा कि कितने लड़के थे वहाँ पे। इसी तरह एनी, ऑल, ये वाले जो हैं ये तकरीबन ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं एग्जैक्ट, तो इसलिए फिर हम इनको क्या कह देते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस कह देते हैं। तो तकरीबन कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बाकी फिर आगे मजीद डिटेल से इनको डिस्कस करेंगे।
रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस तो सिंपल, यानी कि हु, हुम, विच, व्हाट, ठीक है, इस तरह के जो प्रोनाउंस हैं वो इंट्रोगेटिव हैं। लेकिन ये इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ ये रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, यानी हु रिलेटिव प्रोनाउन भी है, हुम रिलेटिव प्रोनाउन भी है, विच रिलेटिव प्रोनाउन भी है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस में फिर डिफरेंस क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस के अंदर जो हु इस्तेमाल किया जा रहा है वो इंट्रोगेटिव है या रिलेटिव है। तो पहले तो मैं एक बेसिक बात करता हूं जो काफी हद तक जो है वो काम करेगी। अब बेसिक बात यह है कि अगर सेंटेंस के स्टार्ट पर लिखा हुआ है हु, फॉर एग्जांपल हु आर यू, तो ये हु जो है ये यहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस सेंटेंस के स्टार्ट पे लिखे जाते हैं। ओके, और जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा ना हु, वो सेंटेंस के स्टार्ट पे नहीं आएगा बल्कि वो सेंटेंस के दरमियान में आएगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउंस का काम होता है क्लॉजेस को कनेक्ट करना। तो ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन, या इस तरह बोल दूं मैं इसको कि हु, हुज, हुम, विच, ये जो आपको लग रहे हैं कि शायद ये इंट्रोगेटिव हैं या शायद रिलेटिव हैं, आप ये देख लें कि अगर वो सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं तो वो उस वक्त इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे और उस वक्त वो उस स्टेटमेंट को इंट्रोगेटिव बना रहे होंगे, यानी उसको क्वेश्चन में तब्दील कर रहे होंगे। और अगर आप इन हु, हुज, हुम और विच को किसी सेंटेंस के दरमियान में देखें तो आप समझ जाएं कि ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है बल्कि ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। चलें, एक डिफरेंस तो ये है, बाकी फिर आगे फंक्शन के एतबार से मैं इन पर मजीद डिस्कशन करूंगा तो वहाँ पर इनके रूल्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे। और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, यानी कि जो एक से दूसरे के लिए होते हैं और दूसरे से पहले के लिए होते हैं, जो रेसिप्रोकल होते हैं उनको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं, जिस तरह के ईच अदर, वन अनदर। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास जो है वो मैंने आपके आसानी के लिए एक टेबल सा बना रखा है और ये टेबल आपको काफ़ी इसमें मदद देगा। इसको मैं थोड़ा सा, जी, अब ये आपको मुकम्मल तौर पर नज़र आ रहा है, थोड़ा सा छोटा किया मैंने इसको। ओके, टेबल ऑफ प्रोनाउंस। यहाँ पर देखें कि सबसे पहले तो आपके पास सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो येलो से लिखे गए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो ग्रीन से लिखे गए हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव जो स्काई ब्लू से लिखे गए हैं, पोजेसिव प्रोनाउन जो कि पर्पल कलर में है और रिफ्लेक्सिव जो कि ग्रे कलर में है। अब यहाँ पर आपने ध्यान से इनको सुन लेना है, फिर मैं इस पूरे टेबल को आपको समझाता हूँ कि आपने याद कैसे करना है। सबसे पहले तो आप इस टेबल को इस तरह समझें कि सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये याद करें। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस देखें आपके सामने हैं और वो हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस पे आ जाएं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस देखें कौन से हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, आई का ऑब्जेक्टिव मी है, वी का ऑब्जेक्टिव अस है, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, ठीक है ना। ये आपने इस तरह याद करने हैं। आई से मी बन गया, वी से ऑब्जेक्टिव अस बन गया, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव हिम हो गया और शी का ऑब्जेक्टिव हर हो गया, इट का ऑब्जेक्टिव इट ही होता है और दे का ऑब्जेक्टिव देम हो गया। ये तो आपको इस तरह याद करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस सीख लें। यहाँ पर मैं जो बात बोलूँगा वो आप अपने पास लिख लेंगे ताकि आपको इनका डिफरेंस क्लियर हो जाए। फिर मैं आगे रूल्स में जाऊँगा तो फिर वहाँ पे भी इनको एक्सप्लेन करूँगा। याद रखें कि पोजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। क्या कहा मैंने कहा कि पोजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। आपने अपने पास नोट करना है तो आप इसको इस तरह लिखें, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव पहले और नाउन बाद में। अब पोजेसिव एडजेक्टिव आई का माई है, तो अब मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, दिस इज माई बुक। मैंने कहा था पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो यहां पर देखें माई पोजेसिव एडजेक्टिव है और बुक यहां पर नाउन है, और नाउन से पहले सिर्फ और सिर्फ पोजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है और पोजेसिव एडजेक्टिव माई है। तो इट मीन्स कि ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, दिस इज माई बुक। इसको मैं इस तरह नहीं बोल सकता दिस इज माइन बुक, ये गलत है, क्योंकि बुक नाउन है और नाउन से पहले मुझे पोजेसिव प्रोनाउन नहीं चाहिए, नाउन से पहले मुझे पोजेसिव एडजेक्टिव चाहिए और पोजेसिव एडजेक्टिव माई है, तो मैं यही कह सकता हूं दिस इज माई बुक। अब याद रखें कि पोजेसिव प्रोनाउन कहां पे आएगा। देखें, पोजेसिव एडजेक्टिव का आपने फॉर्मूला लिखा था
जो निमोनिक आपने अपने पास एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखा है, वो आपने ये लिखा था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव पहले आता है और नाउन बाद में आता है। अब पॉजेसिव प्रोनाउन का भी एक अपने पास ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लिख लें कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन है, सबसे पहले आप लिखेंगे नाउन प्लस वर्ब प्लस पॉजेसिव प्रोनाउन। ये मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूं इनका। आप लिखेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर नाउन प्लस वर्ब प्लस पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी कि आपने लिखा नाउन प्लस वर्ब प्लस पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, अब एग्जांपल देख लें। दिस बुक इज माइन। अब यहां पे देखें, दिस बुक इज माइन, बुक नाउन है, इज वर्ब है और पॉजेसिव प्रोनाउन माइन है। अब मैं यहां पे माइन की जगह पे माई नहीं लगा सकता, क्योंकि जो नाउन और वर्ब के बाद आता है वो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है और जो नाउन से पहले आता है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। ये मैं आगे चल के भी डिस्कस करूंगा, तो ये दोनों बातें आप अब अच्छे से सीख लें कि पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउंस ये नाउन और वर्ब के बाद आते हैं। ओके, आई सब्जेक्टिव था, उसका ऑब्जेक्टिव मी बना, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई बना और पॉजेसिव प्रोनाउन माइन हो गया। ठीक है, वी का ऑब्जेक्टिव अस बना था और पॉजेसिव एडजेक्टिव इसका क्या बनेगा, अस से आवर, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, आवर्स। यू सब्जेक्टिव था, इसका ऑब्जेक्टिव यू था और इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो है योर और पॉजेसिव प्रोनाउन है योर्स। ही से ऑब्जेक्टिव बना था हिम, अब पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा हिज और पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है। शी सब्जेक्टिव था, इसका ऑब्जेक्टिव बना था हर, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव है हर और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन है हर्स। इट सब्जेक्टिव था, इसका ऑब्जेक्टिव बना था इट, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा इट्स और पॉजेसिव प्रोनाउन भी इट्स। दे सब्जेक्टिव था, इसका ऑब्जेक्टिव बना देम और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा देयर और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा देयर्स। ओके, और रिफ्लेक्सिव वाले तो बहुत ही आसान होते हैं, आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स और आवर सेल्व्स, यू, यू, योर, योर्स और योर सेल्फ या योर सेल्व्स, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, बहुत आसान है। शी, हर, हर्स और हर सेल्फ, वेरी इजी। इट्स, और इट्स सेल्फ, दे, देम, देयर्स और देमसेल्व्स। अब एक टेबल हमने यहाँ पर जो है कॉलम जो है इस टेबल का वो छोड़ दिया था और वो ये वाला था। आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। ओके, देखें जी, यहां पर आपके सामने इस टेबल के अंदर ये मेंशन किया गया है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि पहला आदमी वाहिद, मैं खुद। तो आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ये सारे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। ये एक है ना, आई एक होता है, एक मैं, ठीक है। सबसे पहले मैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन। अब अगर प्लूरल हो जाए तो फिर मैं की जगह हम उर्दू में बोलते हैं हम सब। तो हम सब जब ये प्लूरल हो गया हम, तो अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल, उसके लिए हमें वी, अस, आवर, आवर्स और आवर सेल्व्स यूज करना होता है। ठीक है जी, मैं और हम। अब सेकंड पर्सन कौन होता है, यानी तुम। तो सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ग्रामर के अंदर उसका हमारे पास जो केस है हर वो एक एक ही है। सब्जेक्टिव के लिए यू है, ऑब्जेक्टिव के लिए यू है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए योर है, पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए योर्स है और रिफ्लेक्सिव के लिए योर सेल्फ अगर सिंगुलर हो और प्लूरल हो तो योर सेल्व्स। यानी इंग्लिश ग्रामर में यू वैसे तो प्लूरल ही इस्तेमाल किया जाता है, यू आर कहा जाता है, वो फिर चाहे एक हो या ज्यादा हो। जिस तरह कहा जाएगा यू आर ए गुड बॉय या कहा जाएगा यू आर गुड बॉयज। तो दोनों मर्तबा आप देखें, चाहे सेंटेंस में एक लड़का था या ज्यादा लड़के थे, यू के साथ हमने ग्रामेटिकली आर को ही पुट किया है। ओके, अब आते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही से हिम, हिज और हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स और हर सेल्फ, इट, इट्स और इट्स सेल्फ।
तो ये ही, शी और इट, ये तीनों जो हैं ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब वो लड़का जो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो लड़की जो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, इट वो बेजान चीज जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्योंकि आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मौजूद होते हैं किसी भी बात में, किसी भी गुफ्तगू में, जबकि थर्ड पर्सन जो है वो मौजूद नहीं होते। तो इसलिए वो लड़का ही, वो लड़की शी और इट ये बेजान चीज़ या कोई जानवर या परिंदा, तो उसके लिए भी हम इट यूज़ कर लेते हैं। और ये सारे थे थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये भी वाहिद, ये भी वाहिद, ये भी वाहिद। अब थर्ड पर्सन प्लूरल आ रहा है जो कि जमा है, वो सब लड़के या वो सब लड़कियां या वो सब बेजान चीजें या वो सब जानवर या वो सब परिंदे, तो उनके लिए फिर हम दे इस्तेमाल कर लेते हैं, और दे से देम, देयर, देयर्स और देमसेल्व्स। तो इस टेबल को आपने दो एंगल से याद करना है। एंगल नंबर 1 तो ये है कि आप इनको इस तरह याद करें कि येलो वाले सब्जेक्टिव हैं, ग्रीन वाले ऑब्जेक्टिव हैं, स्काई ब्लू वाले पोजेसिव ऑब्जेक्टिव हैं, पर्पल वाले पोजेसिव प्रोनाउन है, और ग्रे कलर वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। एक तो ये आपको इस तरह वर्टिकली याद करना है। फिर दूसरा आपको इसको हॉरिजॉन्टली भी याद करना है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन है, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर कितने हैं और थर्ड पर्सन प्लूरल कितने हैं। जब आप इसको दोनों तरह से याद करेंगे तो फिर आपको प्रोनाउंस पे ग्रिप हो जाएगी। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये टेबल आपको समझ आ चुका होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी हैव गॉट कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। बहुत ही ध्यान से समझने वाला रूल है ये। एम कैट, ई कैट या किसी भी एंट्री टेस्ट में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आप ये देखें कि कार्डिनल नंबर्स होते कौन से हैं। ये लिखा हुआ जी, कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 4 5 6, ये वाले कार्डिनल हैं। ऑर्डिनल नंबर देखें क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, नेक्स्ट, ये सारे जो हैं वो ऑर्डिनल नंबर्स हैं। ओके, कार्डिनल और ऑर्डिनल। अब बच्चों को ये भूल जाता है कि कौन से वाले कार्डिनल थे, पता नहीं 1 2 3 वाले कार्डिनल थे या फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले कार्डिनल थे। बच्चों को ये बात भूल जाती है। तो उसके लिए बड़ा आसान सा निमोनिक है। आप ये देखें कि कार्डिनल के शुरू पे क्या लिखा हुआ है। कार्डिनल के शुरू पे लिखा हुआ है कार्ड, लिखा हुआ है जी कार्ड। कार्डिनल के शुरू पे कार्ड लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है जी कार्ड। और कार्ड्स ये जो ताश के पत्ते होते हैं, अगर आपने ताश के पत्ते इनसे गेम वगैरह खेली हो तो आपको ये पता होगा कि उसके ऊपर, ताश के ऊपर जो लिखी होती है गिनती, वो लिखी होती है 1 2 3 4 5 6। वहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लिखा होता। तो कार्ड्स के ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनको कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। तो कार्ड्स के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिखा हुआ है, तो ये वाले सारे कार्डिनल नंबर्स हैं। तो फिर जो दूसरे वाले हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो हो जाएंगे ऑर्डिनल। एक तो ये बच्चों को भूलता, तो वो मैंने आपको निमोनिक बता दिया, उससे याद रखें। अब ये करते क्या है, कार्डिनल नंबर्स क्या करते हैं और ऑर्डिनल नंबर्स क्या करते हैं। कार्डिनल नंबर्स हमें बताते हैं हाउ मैनी, कितने, और ये हमें क्वांटिटी बताते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें जी, एग्जांपल मेंशन की गई है कि दे ऑर्डर्ड 4 पिज्जाज। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें कि दे ऑर्डर्ड 4 पिज्जाज, तो यहाँ पे आपको 4 वर्ड बता रहा है कि जो पिज्जा थे वो 4 थे। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता हूं दे ऑर्डर्ड 4th पिज्जाज, वो गलत हो जाएगा सेंटेंस। 4th तो ऑर्डिनल नंबर होता है, और ऑर्डिनल नंबर तो क्वांटिटी बताते ही नहीं है। क्वांटिटी कौन बताते हैं, कार्डिनल नंबर्स बताते हैं। तो कार्डिनल नंबर 4 है, और सेंटेंस में 4 ही करेक्ट ऑप्शन रहेगा। दे ऑर्डर्ड 4 पिज्जाज, कितनी क्वांटिटी थी भाई, हाउ मैनी पिज्जाज दे ऑर्डर्ड, तो उन्होंने ऑर्डर किए 4 पिज्जा। अच्छा, ऑर्डिनल नंबर देखें। ऑर्डिनल नंबर्स आपको ऑर्डर बताते हैं कि चीज़ें किस तरह सेट की गई हैं, वो आपको पोजीशन बता सकते हैं, वो आपको रैंक बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल शी सेलिब्रेटेड हर 9th बर्थडे, तो उसकी कौन सी बर्थडे थी, बर्थडे नंबर क्या था भाई उसका, वो बर्थडे का बताइए ऑर्डर। तो ऑर्डर बता रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ 8th तक तो वो अपनी बर्थडेज मना चुकी थी। अब उसकी 9th बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट की गई। और इस तरह देखें, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, तो चूंकि पोजीशन बताना है आपने, तो यहाँ पर आपने ये बताना है कि
कौन किस नंबर पे आया है, तो आपको यहाँ पर पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन के लिए तो फिर आपको फर्स्ट ही यूज करना पड़ेगा। इसी तरह आप कह सकते हैं कि ही वॉज 5th किंग ऑफ द कंट्री। तो अब ये हम रैंक ऑर्डर बता रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा बादशाह था वो, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ही वॉज 5 किंग ऑफ द कंट्री, तो वो गलत हो जाएगा। 5 तो ये बताता है कि कितने लोग थे, कितनी चीजें थी, क्वांटिटी बताता है। और 5 है कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर्स हमें ऑर्डर बताते हैं, पोजीशन बताते हैं या रैंक बताते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये रूल आपको समझ आ गया होगा, कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स का डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं तो एक प्रोनाउन बड़ा मशहूर है वन के नाम से। कोई भी एक शख्स, यानी जब हम जनरल बात करते हैं तो उस वक्त फिर हम वन प्रोनाउन का यूज करते हैं। वन हैज बीन कैटेगराइज्ड एज अ स्पेशल प्रोनाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इट इज अ कॉमन जेंडर प्रोनाउन एंड टेक्स एन अपॉस्ट्रोफी एस इन इट्स पोजेसिव फॉर्म कॉन्ट्रेरी टू रेगुलर पोजेसिव्स। देखें, पोजेसिव एडजेक्टिव्स वापस चलते हैं। यहाँ पे ये जो आपके सामने स्काई ब्लू कलर में लिखे हुए हैं, देखें, माई में कोई भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, आवर में कोई अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, योर में भी नहीं है, हीज, हर, इट्स किसी में भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपको वन के जो केसेस है ना वो डिफरेंट मिलेंगे। वन सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव वन है। पोजेसिव में देखें, वन लिखकर अपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है, इसीलिए इसका टेबल अलग से बनाया है, क्योंकि जितने भी पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं उनमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, लेकिन इसके पोजेसिव में अपोस्ट्रोफी एस लगता है। वो चाहे पोजेसिव एडजेक्टिव हो चाहे वो पोजेसिव प्रोनाउन हो, लेकिन दोनों सूरतों में वन के बाद अपोस्ट्रोफी और एस लगना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव इसका क्या है, वन सेल्फ। तो सब्जेक्टिव वन और ऑब्जेक्टिव वन, पोजेसिव एडजेक्टिव वंस अपोस्ट्रोफी एस, पोजेसिव प्रोनाउन वंस अपोस्ट्रोफी एस और रिफ्लेक्सिव वन सेल्फ। और ये किसके लिए आता है जी, ये कॉमन जेंडर के लिए आता है, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी वन। ओके, अब एक हमारे पास अपोस्ट्रोफी एस वाला वंस है और एक हमारे पास बगैर अपोस्ट्रोफी वाला वंस है। एक वंस ये वाला है, ये भी प्लूरल है, और एक वंस ये वाला है, पर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है या पोजेसिव प्रोनाउन है। तो ध्यान से समझें, जो वंस अपोस्ट्रोफी के बगैर है वो इस वन की प्लूरल है, वंस ज्यादा लोग हो गए। लेकिन जो वन अपोस्ट्रोफी एस के साथ है वो इस सब्जेक्टिव केस का पोजेसिव एडजेक्टिव है या पोजेसिव प्रोनाउन है। देखेंगे, द वर्ड वंस इज सिंपली द प्लूरल फॉर्म ऑफ द लोएस्ट ऑफ द कार्डिनल नंबर वन। कार्डिनल नंबर में सबसे नीचे जो है वो वन ही है ना, वन सबसे, यानी स्टार्ट ही वन से होता है। 2, 3, 4, 5 ये सारे ऊपर है, वन सबसे नीचे है, तो वन की जो प्लूरल है वो वंस है। जबकि वेयर एज द वर्ड वंस, वन अपोस्ट्रोफी एस इज द पोजेसिव कंडीशन, या तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है या ये पोजेसिव प्रोनाउन है ऑफ द प्रोनाउन वन इन एडिशन टू पोजेसिव एडजेक्टिव। तो याद रहे कि वंस बगैर अपोस्ट्रोफी वाला प्लूरल है, जमा हो गया, और वन अपोस्ट्रोफी एस जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है या पोजेसिव प्रोनाउन है। एग्जांपल्स देख लेते हैं तो फिर उसमें मजीद क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, लिखा हुआ है द शॉट्स दैट ही प्लेड वर रियली बैड वंस। जितनी भी शॉट्स उसने खेली वो वाकई बहुत ही ज्यादा बुरी थी। तो उसने शॉट्स खेली काफी सारी, और वो काफी सारी शॉट्स जो हैं वो बुरी हैं। तो यहाँ पर हमने देखे वंस लिखा है लेकिन अपोस्ट्रोफी नहीं डाला, क्योंकि हमें कार्डिनल नंबर प्लूरल चाहिए, और प्लूरल कौन सा है, ये वाला वंस है जो बगैर अपोस्ट्रोफी के होता है। आगे चलते हैं तो लिखा हुआ है वन शुड डू वंस, वन शुड बी लॉयल टू वंस कंट्री। तो यहाँ पे देखेंगे हर एक आदमी को अपने मुल्क से जो है वो वफादार होना चाहिए। तो यहाँ पर वन का पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है, और पोजेसिव एडजेक्टिव आपके सामने है ONE1 और अपोस्ट्रोफी एस। तो ONE1 अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी डालना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगर हमने ये ना डाला तो ये सेंटेंस फिर गलत हो जाएगा, हमें फिर इसका मीनिंग नहीं मिलेगा। इसका मीनिंग ऐसे ही है कि वन शुड बी लॉयल टू वन अपोस्ट्रोफी एस, वंस कंट्री, पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ। तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव वाला प्रोनाउन है। और अगर हम आगे देखें तो आगे आपको ये बताया जा रहा है कि एवरी वन के बाद वंस नहीं आता, बल्कि एवरी वन के बाद हीज आता है, और हीज भी पोजेसिव एडजेक्टिव ही है। लेकिन याद रहे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
पोजेसिव एडजेक्टिव जो हिज है, देखें इनमें कहीं पर भी अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं हो रही, और ये रहा हिज, बगैर अपोस्ट्रोफी एस के इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, और ये आपके लिए हिंट लिखा हुआ कि एवरीवन जब आता है तो एवरीवन टेक्स हिज, एवरीवन के साथ हिज लगाएं, वहां पर वन मत लिखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अब इसको एक बार अलग से फॉर्मली रूल की सूरत में डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आप पढ़ आए हैं कि माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। हैव बीन कैटेगराइज्ड एज पोजेसिव एडजेक्टिव रादर देन पोजेसिव प्रोनाउंस बाय मॉडर्न ग्रामेरियंस। इनको पोजेसिव प्रोनाउंस आपने नहीं कहना, क्योंकि ये नाउन से पहले आते हैं। आपको मैंने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लिखवाया था, पोजेसिव एडजेक्टिव्स प्लस नाउन। The basic concept is of a special possession of a person towards a special thing. अब देखें, this is my car, my possessive adjective है और कार जो है वो नाउन है, तो this is my car, ये देखें जी my car, ये रहा आपका स्ट्रक्चर, possessive adjective प्लस नाउन, और लिखा भी हुआ है कि possessive adjective comes before the noun। और जो पोजेसिव प्रोनाउन है, माई से माइन, आवर से आवर्स, योर से योर्स, हिज से हिजी होता है, हर से हर्स, इट्स से इट्स और देयर से देयर्स, वो नाउन और वर्ब के बाद आते हैं। यानी कि अगर इस सेंटेंस के अंदर मैंने पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो फिर मुझे कहना पड़ेगा दिस कार इज माइन, फिर ये इस तरह हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। तो आइए अब थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट प्रोनाउंस को डिस्कस करते हैं। बड़ा ही आसान है ये, द एंटेसिडेंट। एंटेसिडेंट का ख्याल किया करें, जब भी आप एक सेंटेंस को लिखते हैं, एक सेंटेंस को ग्रामेटिकली जज करते हैं, वहाँ पे एंटेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इन डिक्शन एंटेसिडेंट मीन्स गोइंग बिफोर। एंटेसिडेंट से मुराद है पीछे चले जाएं, वापस चले जाएं। इन ग्रामर द नाउन विच इज बीइंग रिफर्ड टू, ऐसा नाउन जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ऐसा नाउन जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, बाय द प्रोनाउन अर्लियर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड इट्स एंटेसिडेंट, वो उसका एंटेसिडेंट होता है। अ प्रोनाउन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट्स एंटेसिडेंट टू अवॉइड रेपिटेशन। नाउन की जगह पर आप दोबारा से नाउन नहीं लिखते, बल्कि एक बार नाउन लिख देने के बाद फिर दोबारा आप प्रोनाउन लिखते हैं ताकि रेपिटेशन को अवॉइड किया जा सके। अब हमें एंटेसिडेंट का ख्याल रखना है। देखें अली, अब अली एक लड़का है और सिंगुलर है, तो लड़के के लिए और सिंगुलर हो तो हम ही इस्तेमाल करते हैं। तो अली थॉट दैट अली हैड वन द रेस, तो ये सेंटेंस अजीब हो जाएगा क्योंकि हम दोनों बार नाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम पहले करेंगे नाउन इस्तेमाल अली, थॉट दैट, और यहाँ पर अब फिल इन द ब्लैंक है, तो अली थॉट दैट शी, अली थॉट दैट दे, अली थॉट दैट इट, अली थॉट दैट ही हैड वन द रेस। तो सबको ही पता है कि अली चूंकि सिंगुलर है और मेल है, तो सिंगुलर मेल जेंडर के लिए हम क्या करते हैं, ही इस्तेमाल करते हैं। तो अली थॉट दैट ही हैड वन द रेस, तो यहाँ पर हमने एंटेसिडेंट का पूरा ख्याल रखा है कि वापस जाएंगे, वापस हमें अली मिलेगा नाउन के तौर पे, और इसका फिर जो प्रोनाउन है वो ही होना चाहिए। आगे चलते हैं तो देखें लिखा हुआ है माई ग्रैंड मदर, तो माई ग्रैंड मदर बिकेम हैप्पी व्हेन शी वॉच्ड एन ओल्ड मूवी। तो ग्रैंड मदर वापस आते हैं, तो ग्रैंड मदर नाउन है और ये सिंगुलर फीमेल जेंडर को डिस्क्राइब कर रहा है, तो सिंगुलर फीमेल जेंडर के लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं। तो माई ग्रैंड मदर बिकेम हैप्पी व्हेन शी वॉच्ड एन ओल्ड मूवी। और नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि अली के लिए आपने यूज़ किया ही और ग्रैंड मदर के लिए आपने यूज़ किया शी। अली यहाँ पर एंटेसिडेंट है और ही उसका प्रोनाउन है, ग्रैंड मदर यहाँ पे एंटेसिडेंट है और शी उसका प्रोनाउन है। ओके, अब एक्सेप्शन देखें जी। अब कभी कभार क्या होता है कि जो एंटेसिडेंट है वो प्रोनाउन के बाद आता है और प्रोनाउन पहले ही आ चुका होता है, तो फिर भी उसका मसला कोई नहीं है, बस वो ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर की डिमांड इस तरह की होती है कि आप पहले प्रोनाउन लिख देते हैं और नाउन बाद में लिखते हैं, लेकिन दोनों में अग्रीमेंट जरूर होना चाहिए। जिस तरह देखें जी, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है बाय द टाइम शी वॉज 10, ठीक है जी, बाय द टाइम शी वॉज 10। तो अगर आपने शी लिखा है तो यकीनन आप आगे चल के किसी लड़की का ही नाम लिखेंगे। तो बाय द टाइम शी वॉज 10 सारा कुड डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स।
तो यहाँ पे सारा नाउन है और उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है वो शी यूज़ किया जा रहा है, और ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि सारा जो है वो फीमेल सिंगुलर फीमेल जेंडर को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके लिए आपने शी यूज़ कर लिया। ओके, इन स्पाइट ऑफ इट्स इनएडिक्वेसीज दिस मोबाइल इज़ वेरी डियर टू मी। तो मोबाइल जो है वो बेजान है, और बेजान के लिए हमने इट्स ही इस्तेमाल करना होता है, और वो हमने इस्तेमाल कर लिया। इन स्पाइट ऑफ इट्स इनएडिक्वेसीज दिस मोबाइल इज़ वेरी डियर टू मी। तो रूल आपसे ये कह रहा है कि समटाइम्स अ प्रोनाउन कम्स बिफोर इट्स एंटेसिडेंट। कभी कभार ऐसा होता है कि प्रोनाउन एंटेसिडेंट से पहले आया होता है। द अग्रीमेंट ऑफ द प्रोनाउन विद इट्स एंटेसिडेंट मस्ट बी ऑब्जर्व्ड इन दिस केस टू। फिर भी आपने उनका अग्रीमेंट तो करवाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास रूल नंबर 2 है, आ प्रोनाउन शुड अग्री विद इट्स एंटेसिडेंट इन पर्सन, नंबर, जेंडर एंड पोजेशन। थोड़ा सा अब हम एडवांस चलेंगे और इन चारों चीज़ों को देखेंगे कि जो एंटेसिडेंट है वो अपने प्रोनाउन के साथ पर्सन में भी, नंबर में भी, जेंडर में भी और पोजेशन में भी, इन चारों चीज़ों में मुकम्मल तौर पर अग्री करना चाहिए है। ओके, देखें जी, वी, अगर यहाँ पर प्रोनाउन वी इस्तेमाल किया है तो यकीनन यकीनन ये आगे चल के प्लूरल इस्तेमाल कर रहा होगा। तो देखें जी, वी द टीचर्स, ये देखें द टीचर्स, द टीचर्स जो है ये नाउन है और ये ज़्यादा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए फिर हम वी इस्तेमाल करेंगे। वी द टीचर्स ऑफ द कॉलेज वेलकम्ड आवर, और वी से आवर बना, ऑनरेबल डायरेक्टर इन द मीटिंग। आगे चलते हैं। तो द बॉय, अब द बॉय है तो ये एक लड़का है, यकीनन इसके लिए ही इस्तेमाल होगा। द बॉय रियलाइज्ड दैट ही हैड मिसबिहेव्ड इन द क्लास। आगे चलते हैं जी, सना, सना चूंकि फीमेल है और फीमेल जेंडर को डिस्क्राइब कर रहा है ये नाउन, ये जो नाउन है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे वो भी सारे फीमेल वाले ही होंगे, और क्योंकि ये सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। तो सना वेप्ट बिकॉज शी, सना वेप्ट बिकॉज शी ब्रोक हर, सना वेप्ट बिकॉज शी ब्रोक हर ऑन मोबाइल इन एंगर। आगे चलते हैं। तो दो लोग आ रहे हैं, साकिब एंड असलम। तो ये दो लोग हो गए, ये प्लूरल हो गए, तो थर्ड पर्सन प्लूरल इस्तेमाल करेंगे इनके लिए। साकिब एंड असलम न्यू दैट दे, साकिब एंड असलम न्यू दैट दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क ऑन टाइम। तो साकिब एंड असलम के लिए दे और देयर। इस तरह आगे बढ़ते हैं। तो देखें लिखा हुआ है जी, आई प्रिपेयर्ड द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ माई थीसिस। तो आई से माई, और यू शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ योर बैड फ्रेंड्स। तो यू से योर। तो हमने हर लिहाज से ध्यान रखा है कि पर्सन भी सेम हो, नंबर भी सेम हो, जेंडर भी सेम हो और पोजेशन भी सेम हो। तो एक प्रोनाउन को अपने एंटेसिडेंट से एग्री करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 3, इसको ज़रा ध्यान से सुनेंगे। ओके, रूल नंबर 3 क्या कहता है हमसे? रूल नंबर 3 कह रहा है जी, बी फॉर्म्स, ये जो बी फॉर्म्स होती है ना, इनके बाद सब्जेक्टिव केस यूज किया करें प्रोनाउन का, ऑब्जेक्टिव केस यूज मत किया करें। अब बी फॉर्म्स क्या होती हैं? जिस तरह के हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे पास, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैड बीन, बीइंग, विल बी, ये सारे जो हैं ये बी फॉर्म्स कहलाते हैं, और बी फॉर्म्स का जो पेयर है वो सब्जेक्टिव केस के साथ होता है। अब देखें जी, एग्जाम्पल दी हुई है, इट वॉज ही, बिल्कुल ठीक है। वॉज जो है वो बी फॉर्म है, और बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए, और सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का टेबल आप यहाँ पे याद कर चुके हैं कि इट वॉज, देखें ही, ये रहा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हिम है, हमने हिम इस्तेमाल नहीं करना, हमने सब्जेक्टिव ही इस्तेमाल करना है। तो इट वॉज ही हु ब्रोक माई वॉच, ये नहीं कहेंगे कि इट वॉज हिम, वो गलत है। आप कहेंगे इट वॉज शी हु स्टोल माई पर्स, आप ये नहीं कहेंगे कि इट वॉज हर। आपको वॉज, इज, एम, आर, हैज बीन, बीइंग, विल बी, इन सब के बाद सब्जेक्टिव केसेस यूज करने हैं, और सब्जेक्टिव केसेस आपको मैं टेबल के अंदर, प्रोनाउंस के टेबल के अंदर येलो कलर में पढ़ा चुका हूं। इट वॉज शी हु स्टॉल माई पर्स, ये नहीं कहेंगे इट वॉज हर, वो गलत हो जाएगा। आप कहेंगे इट इज दे who went abroad for their loss, after their loss, आप ये नहीं कहेंगे कि it is them। it is we who are going for a picnic, आप ये नहीं कहेंगे it is us, वो गलत है। आप कहेंगे it is I, ये मैं हूं, आप ये नहीं कहेंगे it is me, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है जी, आप ये हरगिज नहीं कहेंगे it is me, ये टोटली गलत है, इनकरेक्ट है। गॉट इट? बी फॉर्म्स के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को यूज करें, जो कि आपके लिए ग्रामर में रूल है। आगे बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 4 हमारे पास आया हुआ है, प्रोनाउंस आर यूज्ड इन देयर ऑब्जेक्टिव केसेस आफ्टर प्रपोजिशंस।
लेकिन एक प्रपोजिशन के बाद आपने ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होता है। अब आइए मैं टेबल में आपको दिखा देता हूं कि ऑब्जेक्टिव केसेस कौन से थे। ये जो ग्रीन से लिखे हुए हैं ये ऑब्जेक्टिव केसेस हैं। आई यूज नहीं करना, प्रपोजिशन के बाद मी यूज करना है, प्रपोजिशन के बाद अस यूज करना है, यू, हिम, हर, इट, देम, ये प्रपोजिशंस के बाद आपने इस्तेमाल करने हैं। अब एग्जांपल्स देखिए, वो आपको मजीद क्लियर कर देंगे इस कॉन्सेप्ट को। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट बिटवीन, अब बिटवीन प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद देखें ही नहीं आया, हिम आया है, बिटवीन हिम एंड मी, आई नहीं आया, यानी हमने ऑब्जेक्टिव केसेस यूज किए प्रपोजिशन के बाद। इसी तरह आगे देखें, आई बॉट द हाउस फ्रॉम हिम, फ्रॉम प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउन को यूज करना है, तो फ्रॉम ही नहीं लिखना बल्कि फ्रॉम हिम लिखना है। इस तरह देखें जी, दिस बुक इज फॉर, फॉर यहां पे प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के बाद ही यूज नहीं करना बल्कि हिम यूज करना है, और शी यूज नहीं करना बल्कि हर यूज करना है, तो दिस बुक इज फॉर हिम एंड हर। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, तो दिस सीक्रेट मस्ट रिमेन बिटवीन यू एंड मी। अब ये यू जो है ये ऑब्जेक्टिव वाला यू है, ये सब्जेक्टिव वाला यू नहीं है। सब्जेक्टिव यू भी इस तरह लिखा जाता है और ऑब्जेक्टिव यू भी इस तरह लिखा जाता है, लेकिन ग्रामेटिकली रूल के मुताबिक हमें यह बात समझ आ रही है कि ये चूंकि प्रपोजिशन के बाद आया है तो जो प्रपोजिशन के बाद आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, इसलिए बिटवीन यू, ये वाला यू ऑब्जेक्टिव यू है, एंड मी और ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो दिस सीक्रेट मस्ट रिमेन बिटवीन यू एंड मी, यानी कि प्रपोजिशंस के बाद आप यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केसेस, लेकिन बी फॉर्म्स के बाद आप यूज करेंगे सब्जेक्टिव केसेस। ओके, अब यहां पे देखिए, आपने जो ग्रामेटिकली रूल है वो रूल ये है कि देन के बाद, यानी देन के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है। THAN, देन के बाद आपने सब्जेक्टिव केसेस को इस्तेमाल करना है, आपने ऑब्जेक्टिव केसेस को इस्तेमाल नहीं करना। चूंकि हम ग्रामर सीख रहे हैं और ग्रामर हमेशा फॉर्मल होती है और फॉर्मल ही करेक्ट होता है। तो यहां पर आप देखें एक एग्जांपल लिखी हुई है, ही इज 2 years ओल्डर देन। अब देन आ गया तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि ही इज 2 years ओल्डर देन आई, ये फॉर्मल है और ये करेक्ट है। अगर देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज किया तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ही इज 2 years ओल्डर देन मी, ये सेंटेंस टोटली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि देन के बाद आपने सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है, ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं करना। कभी कभार ऐसा होता है कि देन के बाद अगर हम सब्जेक्टिव केस को इस्तेमाल करते हैं तो मीनिंग सेंटेंस का गलत होने लग जाता है। वो इसलिए गलत होने लग जाता है कि वहां पर हमें सब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए था, वहां पर हमें चाहिए था पोजेसिव केस। जिस तरह के ये एग्जांपल देखें कि हिज वर्क इज बेटर देन आई, उसका काम मुझसे बेहतर है, तो ये सेंटेंस में कंपैरिजन ही गलत हो रहा है। उसके काम का कंपैरिजन मेरे काम से होना चाहिए, उसके काम का कंपैरिजन मुझसे नहीं होना चाहिए, उसके काम का कंपैरिजन मेरे काम से ही होना चाहिए। तो अब यहां पर देखें कि अगर मैं देन के बाद सब्जेक्टिव केस लिखूंगा तो वो गलत हो जाएगा। मुझे यहां पे पोजेसिव केस पुट करना है, हिज वर्क इज बेटर देन माइन, कि उसका काम मेरे काम से बेहतर है, तो मैंने यहां पर माइन पोजेसिव प्रोनाउन पुट कर दिया। इस तरह देखेंगे देयर हाउस इज क्लोजर टू द बीच देन वी, उनका घर साहिल पे हमसे, हमारी निस्बत हमसे ज्यादा करीब है, तो हमसे करीब नहीं है, हमारे घर की निस्बत उनका घर जो है ना वो साहिल से ज्यादा करीब है। तो देयर हाउस का कंपैरिजन हमारे हाउस से ही होना चाहिए, तो देयर हाउस इज क्लोजर टू द बीच देन आवर्स, उनका घर जो है वो बीच के ज्यादा नजदीक है बनिस्बत हमारे घर के। तो कभी कभी देन के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हम पुट नहीं करते बल्कि हम वहां पर पोजेसिव प्रोनाउंस को पुट कर देते हैं। आप यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव्स को भी पुट कर सकते हैं, जिस तरह की ये ऊपर एग्जांपल दी हुई है, हिज वर्क इज बेटर देन माइन, तो आप इसको यूं कर सकते हैं कि हिज वर्क इज बेटर देन माई वर्क, तो फिर वो पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला पेयर बन जाएगा, वो बिल्कुल ठीक होगा। और इसको आप यूं भी कर सकते हैं कि देयर हाउस इज क्लोजर टू द बीच देन आवर हाउस,
यानी अगर आप चाहते हैं कि आप पोजेसिव प्रोनाउंस इस्तेमाल ना करें, आप पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करें, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में देखें कि हमें या तो पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करना पड़ रहा है या हमें पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और वही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि कभी कभार सब्जेक्टिव केसेस को इस्तेमाल नहीं किया जाता देन के बाद, बल्कि कभी कभार देन के बाद पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन को इस्तेमाल कर लिया जाता है। So students, this was all about today's video, and I hope so that you got all the concepts that I have mentioned in this video about pronouns. प्रोनाउंस के मुतालिक हम बहुत से रूल्स को इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा और उसमें आपको प्रोनाउंस के बारे में मज़ीद डिटेल्स दी जाएंगी। और अगर आपको इस वीडियो में कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप वीडियो में वापस जाकर उसको ज़रूर सुने, दोबारा से देखें, वो आपको समझ में आ जाएगा। मजीद ये कि अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो आप मुझसे रब्ता करके ये PDF फाइल हासिल कर सकते हैं। वीडियो के एंड पे मेरा WhatsApp नंबर मौजूद है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सक्सेसफुल, स्टे हैप्पी, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।